हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। हमारे 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक बार जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो अपना चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, तो निश्चित रूप से नोटिफिकेशन सबके पास पहुंचने लगेगा। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास नोटिफिकेशन जा रहा है। तो आपसे ये कहूँगी कि अगर रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास नोटिफिकेशन जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास नोटिफिकेशन जा रहा है या नहीं। ठीक, तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा बहुत जल्दी ही संपन्न होने वाली है और इसके लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मेरे प्रीवियस वीडियोस पर दिए हुए हैं, आप जाएं और वहां से आप उसको सॉल्व करें। निश्चित रूप से परीक्षा में आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। और आज का हमारा 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आज का पहला प्रश्न है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई है किसके द्वारा? फ्रॉइड के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, पियाजे द्वारा या बांडूरा के द्वारा? तो जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है जो वह किसके द्वारा दी गई है? या दी फ्रॉइड के द्वारा दी हुई है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। फ्रॉइड जो है वह वियना के एक बड़े न्यूरोलॉजिस्ट व मनोचिकित्सक माने जाते थे। फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल एनालिसिस एंड माइंड से संबंधित अनेक प्रकार की थ्योरी देकर मनोरोगियों का उपचार किया। उनके अनुसार मानव जीवन में इनका अहम रोल होता है। यदि इन्हें पूरा न किया जाए तो दमित इच्छाएं कुष्ठित होकर भांति भांति प्रकार के रोगों को जन्म देती है। तो जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है वह किसके द्वारा दी गई? सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है हमारा, पियाजे के निम्नलिखित में से किस कल्पना में महत्व को कम आंका गया है? कौन सी उनकी कल्पना है जिसके महत्व को कम आंका गया है? संज्ञानात्मक सक्षमताएं, भाषा का महत्व, सामाजिक अन्योन्य क्रिया का महत्व या सभी? तो यहाँ पर जो जीन पियाजे साहब हैं, जो उनकी थ्योरी दी गई है, उन्होंने उसमें कौन सी कल्पना में सबसे कम माप आंका है? वह क्या है? संज्ञानात्मक सक्षमताएं। ठीक, तो जिसको कॉग्निटिव एबिलिटी की कल्पना में महत्व को कम आंका गया है, जो पियाजे की थ्योरी है। ठीक, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, एरिक्सन का विश्वास बनाम अविश्वास का विकास चरण फ्रायड के से निम्नतम मेल खाता है? जनितिक चरण, विबंधक चरण, मौखिक चरण या मात्ररति चरण? तो जो एरिक्सन का विश्वास बनाम अविश्वास का वो है चरण है, जिसको हम क्या कहते हैं कि जैसे किसी के ऊपर फेथ करना, या फिर ये बच्चे के ऊपर है ना, कि जिसको मतलब जानता है उसके ऊपर क्या करता है? विश्वास करता है, किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं खाता। तो ये सबसे ज़्यादा किस पर निकटतम मेल खाता है? यह एरिक्सन के व्यक्तित्व सिद्धांत का केंद्रीय तत्व है। ठीक, और कि बालक में मनोलैंगिक विकास के साथ ही मनोसामाजिक विकास की प्रक्रिया भी चलती रहती है। तो ये जो है एरिक्सन का विश्वास बनाम अविश्वास का प्रस्ताव जो है वो कौन सा है? ओडिपल स्टेज से निकटतम मेल खाता है, मात्र रति चरण। ऑप्शन नंबर डी जो है यह हमारा करेक्ट होता है। किशोरावस्था, एडोलसेंस शब्द लैटिन क्रियापद एडोल्सियर से लिया गया, जिसका मतलब क्या है? समझ है, वास्तविकता है, विकास है या पक्वता की ओर है? तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये एडोल्सियर शब्द से लिया गया है लैटिन भाषा के, और जिसका मतलब है टू ग्रो टू मैच्योरिटी। ठीक है, तो परिपक्वता की ओर, पक्वता की ओर। ऑप्शन नंबर डी है यह करेक्ट हो जाता है। इस अवस्था में विकास की गति अधिकतम रहती है। इस अवस्था में किशोर न तो बालक रहता है और न ही वयस्क। इस अवस्था में बाल्यावस्था के सभी शारीरिक व मानसिक गुणों की समाप्ति हो जाती है और उनका स्थान नए गुण ले लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, हॉलॉक के अनुसार शैशवावस्था। हॉलॉक ने शैशवावस्था को किस प्रकार से बांटा है वो हम देखेंगे कि इन्होंने कहा कि शैशवावस्था कब से कब तक? जन्म से 2 वर्ष तक की, जन्म से 2 सप्ताह, गर्भाधान से 2 वर्ष, गर्भाधान से 2 वर्ष तक की। तो जो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, जन्म से 2 वर्ष की तक की जो अवस्था होती है वह किसकी? तो यहाँ पर जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था है उसको हॉलॉक ने क्या? शैशवावस्था कहा है। ठीक, तो ये जो इन्होंने
जो विकास की अवस्थाएं हैं उसको कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं? वो पहली उन्होंने क्या, गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक की। कौन सी सबसे पहली अवस्था कौन सी हो गई? गर्भावस्था। वो कब से हो गई? जन्म से गर्भधारण की। मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था, ये किसको? गर्भावस्था। दूसरा इन्होंने कहा नवजात अवस्था। नवजात अवस्था कौन सी अवस्था है? वो क्या है? जन्म से 14 दिन तक की। कब से? जन्म से 14 दिन तक की अवस्था। ये दूसरी अवस्था हो गई। तीसरी अवस्था की बात करें कि तीसरी अवस्था कौन सी है, तो तीसरी अवस्था शैशवावस्था है, जो कि इन्होंने 14 दिन से 2 वर्ष की आयु तक की बताई है। कब से बताई है? तीसरी अवस्था कौन सी हो गई? 14 दिन से 2 वर्ष तक की आयु की अवस्था जो बताई, या इन्होंने किसकी बताई है? शैशवावस्था है। फिर बाल्यावस्था, चौथी अवस्था इन्होंने बताई बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष की आयु तक बाल्यावस्था। और किशोरावस्था जो इन्होंने 5वीं अवस्था बताई, किशोरावस्था, वह किशोरावस्था कब से? 11 से लेकर 21 वर्ष तक की आयु की अवस्था को किशोरावस्था। ये किसके द्वारा वर्गीकरण है? ये हॉरलॉक महोदय के द्वारा वर्गीकरण है। तो पहली अवस्था गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक की। दूसरी अवस्था नवजात अवस्था, जन्म से 14 दिन तक। तीसरी अवस्था शैशवावस्था, 14 दिन से 2 वर्ष की आयु तक। चौथी अवस्था बाल्यावस्था, 2 वर्ष से 11 वर्ष की आयु तक। 5वीं अवस्था किशोरावस्था, 11 वर्ष से 21 वर्ष की आयु तक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, यहाँ पर यह सही होता है। हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होता है। नेक्स्ट है हमारा, नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन क्या कहलाता है? तो नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन, जब बच्चा छोटा होता है तो वह क्या, सिर्फ माँ के दूध पर आश्रित होता है। उसके बाद उसमें जब भी हम कोई चीज़ ऐड करते हैं, तो जब जैसे कि हम उसको दलिया बनाना, खिचड़ी बनाना, खिचड़ी है, सेरेलैक है, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो जोड़ा गया ठोस भोजन क्या कहलाता है? वह विकोष्ठ कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, जिसका उदाहरण है, केंद्र से प्रारंभ होगा पेट व धड़ का विकास, सिर से पैर का विकास, दौड़ना व चलना, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, जिसका उदाहरण क्या है? पेट व धड़ का विकास, सिर व पैर का विकास, दौड़ना व चलना, और इनमें से सभी। तो यह निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले सिर व पैर के केंद्रीय भागों के विकास से प्रारंभ होता है, और तत्पश्चात उसके हाथ पैर व शरीर के अन्य सभी अंगों का विकास होता है। तो ये जो है यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है कि केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है। केंद्रीय भागों, जिसका उदाहरण क्या है? सिर व पैर का विकास। ठीक, ये क्या हो जाता है? सिर व पैर का विकास। सिर व पैर का विकास, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, पशुओं पक्षियों का प्रयोग करते हुए किए गए थे ये हार्लो का विख्यात संयोजन अध्ययन कौन से पशु पक्षियों का प्रयोग करते हुए किए गए थे? तो कबूतर, चूहा, खरगोश, बंदर। सॉरी, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई कि इसमें प्रश्न में ये है कि केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, जिसका उदाहरण है, जो केंद्र से शुरू होता है, उसका उदाहरण क्या है? पेट व धड़ का विकास, सिर व पैर का विकास, और दौड़ना व चलना, या इनमें से सभी। तो यहाँ जो निकट दूर का जो क्रम है उसमें क्या है? ठीक है, तो निकट दूर वाले क्रम में उसमें क्या हो जाएगा? हमारा पेट व धड़ केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, पेट व धड़ का विकास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, ना कि ऑप्शन नंबर बी, वो दूसरा है आपका। ठीक, वो जो दूसरा है उसके अंतर्गत है। ये पहले में क्या है? केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, जिसका उदाहरण क्या है? पेट व धड़ का विकास। ठीक, तो आई होप को ये समझ में आया होगा आपको कि मैं आपसे क्या बताया, क्योंकि इसमें पूरा प्रश्न था निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, जिसका उदाहरण है, तो ये रह गया था, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया।
तो केंद्रीय निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भाग से प्रारंभ होता है, जिसका उदाहरण पेट व धड़ का विकास है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हार्लो के विख्यात संयोजक अध्ययन कौन से हैं? कौन से पशु पक्षियों का प्रयोग करते हुए किए गए थे? तो जो हार्लो महोदय हैं उन्होंने जो विख्यात संयोजन अध्ययन किया तो वह किन जानवर पर किया गया? तो विख्यात संयोजक अध्ययन या कबूतर पर किया गया, चूहे पर, खरगोश पर या बंदर पर? तो यह किस पर किया गया? या बंदर पर किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। प्रश्न यूजीसी नेट में भी ये पूछा हुआ है और भी कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? टाइडमैन के द्वारा, पियाजे के द्वारा, डार्विन के द्वारा या प्रेयर के द्वारा? तो लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड यह जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? जीन पियाजे महोदय के द्वारा लिखी गई है। और यह किस ईयर में है? सन 1923 में यह लिखी गई है। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इसके अतिरिक्त और भी कुछ पुस्तकें हैं जो कि आपकी जीन पियाजे महोदय की है, तो आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड 1950, दूसरी बुक है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस 1947, तीसरी है द ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन चाइल्ड 1936, चौथी है द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932, पांचवी है द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन द चाइल्ड 1937। तो 3 अन्य बुक्स भी दी हुई थी, तो मैंने आपको इसको बता दिया है। मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, कब होती है? कार्यक्रम के अंत में, कार्यक्रम के शुरू में, कार्यक्रम के अंत में, कार्यक्रम के शुरू में, कार्यक्रम के दौरान एक बार या कार्यक्रम के प्रत्येक चरण में। तो मूल्यांकन जो है उसकी आवश्यकता कब होती है? या कार्यक्रम के प्रत्येक चरण में होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन का सामान्य अर्थ क्या होता है? मूल्य का आकलन करना, किसी चीज का आकलन करना। फिर उसके बाद ये जो है मूल्यांकन अंग्रेजी भाषा के इवैल्यूएशन का हिंदी रूपांतरण है। मूल्यांकन या अनुभवों की एक क्रमवार प्रक्रिया है जो लोगों को उनके द्वारा भविष्य में किए जाने वाले प्रयासों की ओर अधिक प्रभावित बनाने में सहायता करती है। अतः हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन की आवश्यकता कार्यक्रम के प्रत्येक चरण में होती है। अगर हम हर स्टेप पर मूल्यांकन करते रहेंगे तो हमारे कार्य में त्रुटियों की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाता है। पाठ्यक्रम लैटिन भाषा के शब्द क्यूरेर से उद्घृत है, जिसका अर्थ है, मतलब लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? दौड़ना, सीखना, पढ़ना और लिखना या उपरोक्त सभी। तो ये जो है क्यूरियर शब्द जो है जिसका अर्थ क्या है? दौड़ना है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है। स्व अध्ययन, प्रत्यक्ष अध्ययन, शैक्षणिक संप्रेषण हेतु विभिन्न माध्यमों का अध्ययन, औद्योगिकीकरण। तो दूरस्थ शिक्षा की विशेषता ही है स्व अध्ययन, अपने आप इसमें पढ़ाई करनी पड़ती है। और प्रत्यक्ष अध्ययन जो कि इसका आंसर है, प्रत्यक्ष अध्ययन हम क्या करते हैं? आपके औपचारिक शिक्षा में करते हैं। शैक्षिक संप्रेषण हेतु विभिन्न माध्यमों का अध्ययन करना, तो क्योंकि ये हमारी दूरस्थ शिक्षा है तो हम अलग अलग माध्यमों से हम पढ़ाई करते हैं। और औद्योगिकीकरण की बात करें तो औद्योगिकीकरण का ही एक बहुत बड़ा कारण दूरस्थ शिक्षा के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर ये तीनों स्व अध्ययन, शैक्षणिक संप्रेषण हेतु विभिन्न माध्यमों का अध्ययन और औद्योगिकीकरण, ये तीनों सही होता है। जबकि प्रत्यक्ष अध्ययन ये हमारा औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। कौन सी शिक्षा? औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रक्तचाप नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिकिया में होता है, क्या होता है? 60 मिलीग्राम लौह तत्व एवं 500 यूजी फोलिक एसिड और 500 मिलीग्राम फोलिक अम्ल, 600 यूजी लौह तत्व, 200 मिलीग्राम लौह तत्व और 200 यूजी फोलिक तत्व। तो ये हमारा
जो है यहाँ पर ये जो बड़ी टिकिया है वो उस मतलब कितना दी जाती है, तो 500 मिलीग्राम फोलिक एसिड, उसमें बड़ी टिकिया में क्या 500 मिलीग्राम फोलिक एसिड फोलिक अम्ल दिया जाता है। उचित पोषण के अभाव में बालकों, शिशुओं, गर्भवती तथा धात्री माताओं में रक्त अल्पता रोग हो जाता है। यह रोग मुख्यतः शरीर में लौह, लवण एवं फोलिक एसिड की कमी से होता है। ICDS को समन्वित बाल विकास परियोजना भी कहते हैं। और ये जो गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस योजना का शुभारंभ कब 1975 में किया गया था, और इसी के अंतर्गत इसमें ये मतलब राष्ट्रीय जो रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम है उसमें ये चीज़ दी जाती है। ये तो ICDS वाला मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया। नेक्स्ट है, परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम क्या है? वेलफेयर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ICDS प्रोग्राम, स्कूल मील प्रोग्राम। तो यह जो परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी जो कार्यक्रम है वह ICDS है। ठीक है, वो क्या है? ICDS है। और इसकी स्थापना कब? सन 1975 में हुई है। गर्भवती तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य के सुधार लाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है, समुदाय के लिए पोषण कार्यक्रम के सफल परिणाम के लिए किए जाने वाले कदमों का सही क्रम बताइए। समस्या को प्राथमिकता देना, दूसरा है लक्ष्य पहचानना, तीसरा है उद्देश्य निर्धारण, चौथा है कार्यान्वयन। तो समुदाय के लिए पोषण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या जो सबसे सही कदमों का इसमें सही क्रम बताना है आपको, इसके नीचे आपको कूट भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसको सही से कर लेते हैं, पहले सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो होगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ एक मिनट, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा पहला कार्यान्वयन क्या है? पहला है। और हमारे दूसरे नंबर पर आता है समस्या को प्राथमिकता देना, तीसरे नंबर पर हमारा आता है लक्ष्य को पहचानना, और चौथे नंबर पर आता है उद्देश्य निर्धारण करना। ठीक, तो ये समुदाय के लिए पोषण कार्यक्रम को सफल परिणाम के लिए किए जाने वाले सही जो हम स्टेप्स उठाते हैं उसका सही क्रम है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल इसमें मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी पर हम जाएंगे। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा हो गया हमारा, पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। तो ये यहाँ पर ये चौथा जो हमारा था ये पहले नंबर पर है, ये हमारा दूसरे नंबर पर है, और उसके बाद लक्ष्य को पहचानना तीसरे नंबर पे, और सबसे लास्ट स्टेप कौन सा है? उद्देश्य का निर्धारण करना है। तो इस तरह से हम क्रम को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समग्र के भागों की तुलना में उपयोग के लिए सबसे उत्तम है? कौन सा समग्र पूर्ण के भागों की तुलना में उपयोग के लिए सबसे उत्तम है? बार ग्राफ, लाइन रेखा ग्राफ, पाई ग्राफ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समग्र मतलब अगर कोई पूरी चीज़ है उसको उसमें अगर आपको तुलना करना है तो उसके लिए सबसे सही क्या है? बार ग्राफ है। यह तुलनात्मक अध्ययन के लिए बनाया जाता है। यह बनाने और समझाने दोनों में आसान है। विभाजित बार ग्राफ भी बनाया जाता है जिसमें एक ग्राफ को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है, वो क्या है? हमारा बार ग्राफ होता है। नेक्स्ट है, मुद्रक माध्यम जिसमें मुद्रक में छपा हुआ जिसमें क्षेत्र की घटनाओं के बारे में प्रस्तुति होती है। पर्चा, पुस्तक, पर्तदार पर्चा या अखबार। तो यहाँ पर जो मुद्रक माध्यम है जिसमें क्षेत्र व देश विदेश के बारे में हमें जानकारी होती है वो क्या है? हमारे न्यूज़पेपर्स है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है। अरस्तु द्वारा दिया गया संचार का मॉडल निम्नलिखित विकल्प में से सबसे ज्यादा अनुकूल किस संदर्भ में है? व्यक्तिगत संचार, सार्वजनिक कथन, अंतर्वैयक्तिक संचार या व्यक्तिगत पत्र। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सार्वजनिक कथन। अरस्तु द्वारा दिया गया संचार मॉडल निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे ज़्यादा अनुकूल किस संदर्भ में है? क्योंकि ये सार्वजनिक कथन में और इनके संचार मॉडल में तीन चीज़ें थी। अरस्तु में बस तीन ही लोग थे। कौन थे? वक्ता था और आपका भाषण था और श्रोतागण थे। ठीक है, तो इनके संचार में तीन ही तत्व थे। तो जो ये तीन ही तत्व थे
तो संचार प्रक्रिया के आवश्यक तत्वों के रूप में अरस्तु ने माना, और इनमें एक वक्ता है, दूसरे में वह जो कुछ बोलता है उसको रखा गया, और तीसरा वह व्यक्ति है जो सुनता है। ऐसा संचार केवल फेस टू फेस ही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सार्वजनिक कथन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा चपटी कठपुतली, जो कस कर खींचे गए सफेद कपड़े के पर्दे के पीछे पार्श्व से आती हुई रोशनी सहित चलाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उसे कहते हैं दस्ती कठपुतली, स्ट्रिंग कठपुतली, शैडो कठपुतली या राउट कठपुतली। तो सफेद पर्दे के पीछे से पास से नीचे हुए रोशनी के सहित, तो मतलब परछाई आ रही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होता है वह करेक्ट हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? शैडो कठपुतली कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। और जो कठपुतली है यह हमारे दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आती है। निम्न में से गृह विज्ञान शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा है? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, उपरोक्त सभी का सिद्धांत। तो ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है यह सभी करेक्ट हो जाता है कि गृह विज्ञान के ये सभी सिद्धांत हैं। आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, और जाति धर्म मतलब जाति या धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत, स्वयं करके सीखने का सिद्धांत। तो ये सब क्या है? आपके गृह विज्ञान शिक्षण के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में इस परंपरागत लोक थिएटर का मूल राज्य है? जात्रा, बुर्रा कथा, विदेशिया या रामलीला। तो हम सभी जानते हैं कि रामलीला उत्तर प्रदेश के परंपरागत लोक थिएटर का मूल राज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कला का तत्व है? संतुलन, लय, दबाव, रेखा। तो कला के तत्व के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं? तो इनमें कौन सा कला का तत्व है? तो कला के तत्व के ये आपका जो रेखा है या कला के लाइंस जो हैं या कला के तत्व के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर क्या है? रेखा है, आकृति है, वर्ण है, तान है, वयन है, जबकि जो हमारा संतुलन है, दबाव है और लय है यह कला के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस डार्ट को ध्रुवीय बिंदु तक खींचा जाता है? फ्रेंच डार्ट, फिश डार्ट, डिजाइनर डार्ट या डस्कोन डार्ट। तो जो ये हमारी फिश डार्ट है, फिश डार्ट को कहाँ तक खींचा जाता है? सेंट्रल बिंदु तक खींचा जाता है। तो ये हमारा आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? जो आपकी फिश डार्ट है वो करेक्ट आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला, मकान की दिशा या स्थापन इस प्रकार के हों कि प्राकृतिक तत्वों को अधिक से अधिक लाभ मिले, उसको क्या कहते हैं? अवस्थान, कक्ष विस्तारण, सौर विकिरण या दिशागाम। मकान की दिशा या स्थापन इस प्रकार है कि प्राकृतिक तत्वों का अधिक से अधिक उसका हमें अधिक से अधिक लाभ मिले, उसको क्या कहते हैं? अवस्थान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है फर्श पर खड़े होते हुए पृष्ठ की ऊंचाई एक औसत महिला के लिए होती है। पृष्ठ की ऊंचाई कितनी होती है एक औसत महिला की? तो 45 से 50 सेंटीमीटर, 50 से 55 सेंटीमीटर, 40 से 50 सेंटीमीटर या 61 से 76 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा 40 से 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जो रसोई घर है वह भाग है जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, और रसोई घर किसी भी घर का हृदय स्थल कहा जाता है। यह केंद्र है जहाँ पूरे परिवार का स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता नियंत्रित होती है, तथा रसोई घर की व्यवस्था पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। नेक्स्ट है घरेलू रसोई गृह की योजना बनाते समय सही दिशा का चुनाव होता है। क्या हुआ? यहाँ पर ये 61 से 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, पृष्ठ फर्श पर खड़े होते हुए पृष्ठ की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 61 से 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, एक औसत महिला के लिए जो ऊंचाई होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए? वह 61 से 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वो गलती से दूसरा हो गया था, तो आप इसको देख लें। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा।
नेक्स्ट है हमारा घरेलू रसोई घर गृह योजना बनाते समय सही दिशा का चुनाव होता है। रसोई घर के पश्चिम दिशा पर होता है, रसोई घर की उत्तर दिशा पर होता है, रसोई घर की पूर्वी दिशा पर होता है या रसोई घर की दक्षिणी दिशा पर होता है। तो यहाँ पर अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि गृह योजना बनाते समय पूर्व की तरफ रसोई घर की दिशा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है एक रसोई में कार्य त्रिकोण किसके बीच संचरण की रेखा दर्शाता है। रेफ्रिजरेटर, मिक्सर और रेंज, रेंज स्टोरेज और मिक्सर, रेफ्रिजरेटर सिंक और कुकिंग सरफेस, मिक्सर स्टोरेज और सिंक। तो यहाँ पर एक रसोई घर में कार्य त्रिकोण कैसे बनता है, रेफ्रिजरेटर, सिंक और कुकिंग सरफेस के बीच में। ठीक है, ये कुकिंग सरफेस है, रेफ्रिजरेटर है और क्या है हमारा सिंक। ठीक, तो उसके बीच में रेफ्रिजरेटर, सिंक और कुकिंग सरफेस के बीच में क्या होता है, त्रिकोण दिखाई देता है। बीच संचरण रेखा किसमें त्रिकोण बनता है। ठीक, तो ये आपका हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है समय तथा गति अध्ययन की कौन सी तकनीकी दोनों हाथों से हलचल पर विचार करती है। पाथवे चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट या क्रोमोसाइकिल ग्राफी। दोनों हाथ की बात कर रहा है कि समय और गति अध्ययन की तकनीकी दोनों हाथ की हलचल पर कौन सा कार्य करती है, ऑपरेशन चार्ट पर विचार करती है। ऑपरेशन चार्ट प्रोसेस चार्ट के समान ही होता है, केवल इसमें यह भिन्नता होती है कि इसमें पूर्व क्रिया के केवल एक विशिष्ट चरण का अध्ययन किया जाता है और इसमें दोनों हाथों की क्रिया का अध्ययन पृथक पृथक किया जाता है। छोटा वृत्त अर्थात भुजाओं की गति तथा बड़ा वृत्त उंगलियों की गति दर्शाता है। त्रिभुज भुजा और उंगलियों दोनों के आलस्य को दर्शाता है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति को क्या कहा जाता है, उदासी, चिड़चिड़ाहट, थकान या अवसाद। तो श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति को क्या हम कहते हैं, फटीग कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, थकान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाता है। शक्ति व्यवस्थापन से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए जरूरी है कि थकान के रूप तथा मानसिक व शारीरिक क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में समझा जाए। जैसे थकान भी दो तरह की होती है, एक शारीरिक थकान होती है और एक मानसिक। तो जो हमारा अवसाद होता है, अवसाद क्या होता है, यह हमारे मानसिक थकान के अंतर्गत आता है। जैसे बोर्डम, मतलब एक ही काम को करते करते आप बार बार बोर हो जाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये श्रम के कारण पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब शरीर से ही है। तो फिजिकल में हम क्या आ जाता है, हमारा थकान आ जाता है। मनोविज्ञान, औद्योगिक व्यवस्थापन व गृह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन पर काफ़ी अध्ययन किया गया। प्राचीन अध्ययनों में शारीरिक थकान पर अधिक बल दिया जाता था, जबकि आधुनिक अध्ययनों में यह माना जाता है कि कई प्रकार के थकान के कारण परिणाम मनोवैज्ञानिक थकान है। अर्थात पूर्व में किए गए कार्य के कारण थकान की शारीरिक अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें वर्तमान कार्य को करने की हमारी योग्यता कम हो जाती है। यह मनोवैज्ञानिक थकान वह स्थिति है जो कार्य की प्रकृति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है और हमारे उत्पाद में कमी करती है। नेक्स्ट है समूह, कुल, वंश, गांव, सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जानी जाती है। क्या बहिर्गोत्र विवाह, सगोत्र विवाह, प्रतिलोम विवाह या अनुलोम विवाह। तो वह किसके समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा क्या कहलाती है, सगोत्र विवाह कहलाती है, एंडोगॉमी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, गांव, वंश, जाति और वर्ग 4 प्रकार के एंडोगॉमी हैं। गांव एंडोगॉमी को गांव या क्षेत्र के भीतर शादी की आवश्यकता होती है। यह भौगोलिक सीमाओं को सुदृढ़ करने के लिए अक्सर किया जाता है। वंशावली एंडोगॉमी एक ही वंश के लोगों के बीच विवाह को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये सेशन हमारा आज का ख़त्म होता है। पढ़ाया हुआ अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो को पढ़ रहे हैं, अगर आपके लिए यह उपयोगी है तो आप लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। ओके, बाय।